नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी छू मंतर की। छू मंतर यानी गायब हो जाना, छू मंतर यानी गर्मी में 1901 का रिकॉर्ड मार्च में भी टूटा, तो फिर अप्रैल में भी 122 साल से सबसे ज्यादा गर्म होने का रिकॉर्ड पारा दर्ज करा गया। गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद छू मंतर है। बिजली भी तब छू मंतर है। 16 राज्यों में घोषित अघोषित रूप से 7-7 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। और फिर भीषण गर्मी, बिजली की कटौती के बीच हकीकत इस बात की भी है कि हमारे देश के गांवों में आज भी करोड़ों महिलाएं साफ पानी के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर पैदल चल रही हैं। ऐसे में आज सबसे पहले बात करते हैं चढ़ती गर्मी में छू मंतर हो जा रही बिजली की। 4-5 घंटे लाइट आ रही है बस, बाकी की रात में आती नहीं। आती है तो घंटा आधा घंटा के लिए आती है। रात के समय लाइट चली जा रही, दिन के समय लाइट चली, पढ़ाई हो पा रही नहीं हो पा रही है। इस बार गर्मी में बिजली की बहुत दुर्व्यवस्था है और रात भर बिजली नहीं रह रही है। बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई है। बच्चों को पढ़ाई की तो इतना नुकसान हो रहा है बिना लाइट के कि 11 साढ़े 12 बजे लाइट आती है। बच्चे क्या करें, जब तक सो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब हैं बिजली संकट से परेशान। जब जनता के हाथों की नसें बिजली कटौती के झटके में हाथ से पंखा करते हुए खींची जा रही, तब पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के कार्यक्रम में बिजली ने सरकार को जनता की समस्या का जरा एहसास कराया। एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं। संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है। और सवेरे कल ही संजय से बात हुई तो कहने लगे रैंक ज्यादा दिलवाद हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को चित्रकूट में बिजली की कटौती ने बताया समस्या कितनी विकट है। जहां मुख्य अतिथि बने मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गायब हो गई। मंत्री जी को बंद पंखे के बीच बिना माइक के अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी पड़ी। इसीलिए जब सवाल बिजली पर आया तो चुप्पी साध ली। लाइट नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आ रही थी मंत्री क्या कर रहे हैं? पानी के लिए तो लाइट नहीं आ रही। जब मंत्रियों तक की बोली बिजली की कटौती में फूट नहीं पा रही, तब राजस्थान के भरतपुर के सरकारी अस्पताल को देखिए, जहां मरीज और मरीजों के तीमारदार दोनों बिजली संकट के पीड़ित हैं। बिजली नहीं तो पंखा नहीं, तपती गर्मी में मरीज भी झुलसते हैं, रिश्तेदार। बच्चा कुच्चा औरत रात में डोलता है, मच्छर खा रहे। बच्चे जब लाइट आ जाए नीचे आ जाएंगे, फिर लेके ऊपर तबे तो भाग जाएंगे, फिर मच्छर खाएंगे। आम आदमी जब बिजली आई और बिजली गई के बीच झूल रहा है, तब राजस्थान के ही सबसे गर्म शहर में से एक चूरू में सरकारी अधिकारियों की कारस्तानी देखिए। जब साहब के कमरों की कुर्सियां खाली रहती हैं और जनता को बिजली बचाओ का संदेश देने वाले उन्हीं अफसरों के कमरों में हमेशा पंखा, लाइट, एसी, कूलर सब ऑन। ये जिला चिकित्सा अधिकारी का कमरा है, अफसर मौजूद नहीं, लेकिन दावा होता है कि कर्मचारी यहाँ लाइट, पंखा, एसी बंद करने से डरते हैं ताकि कमरे में गर्मी न पैदा हो और अधिकारी अचानक आए तो उन्हें गर्मी न लग जाए। झेलता सिर्फ आम आदमी है, क्योंकि जब गर्मी तेज हो चली तब देश में पिछले हफ्ते मंगलवार को 201 गीगावाट बिजली की मांग थी, जो शुक्रवार को 207.11 गीगावाट तक पहुंच गई। जबकि पिछले ही हफ्ते बिजली की किल्लत मंगलवार को 8.22 गीगावाट से बढ़कर गुरुवार को 10.77 गीगावाट तक पहुंच जाती है। यानी डिमांड जितना बढ़ी उतना ही बिजली की कमी भी, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो रही। दिन में घंटा 2 घंटे दिन में आती है और घंटा 2 घंटा रात में आती है। वही 6 साढ़े 6 बजे लाइट चली जाती है, फिर रात में 12-1 बजे लाइट आती है। उसके बाद में 3-4 बजे फिर चली जाती है। कितने घंटे आती है? कुल मिलाकर 4 साढ़े 4 घंटा ही लाइट रहती है। वजह ये कि कोयले से ही 70% बिजली का निर्माण करने वाले हमारे देश में बिजली उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश का हाल सुनिए। मध्य प्रदेश के 4 थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक कोई बहुत ज्यादा दिनों का बचा नहीं है। यही वजह है कि अब थर्मल पावर प्लांट अपनी क्षमता से कम उत्पादन रोजाना कर रहे हैं।
जिसके चलते मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में कई घंटों की घोषित और अघोषित बिजली कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़े कहते हैं कि खंडवा के थर्मल पावर प्लांट में 4 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, बैतूल के पावर प्लांट में 8 दिन का कोयला बचा है, उमरिया के पावर प्लांट में 2 दिन का और अमरकंटक में 15 दिन का। आज भले ही वो पूर्व सरकारों को आरोप लगाए हैं कि उनकी नीतियों के कारण है, लेकिन 7 साल 8 साल का समय कोई कम नहीं होता है और इस बीच में उनकी नीतियों के कारण, उनके कार्यशैली के कारण जो पावर की अवेलेबिलिटी, जो बिजली की उपलब्धता की हालत है वो चिंताजनक है। कोयले की रैक बढ़ाई जाए, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला, उनसे निवेदन किया और उन्होंने कहा है कि जरूर हम आपको सहयोग करेंगे। देश में 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली के बड़े बड़े कट लग रहे हैं। कई घंटों के कट लग रहे हैं, कई जगह तो 20-20, 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये कोई आम आदमी पार्टी शासित पंजाब या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की बात नहीं है, देश की बात है। कोयले की कमी नहीं है, आज भी कोयले के वहां पर स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है और डेली जितना जिस प्लांट को चाहिए वो डेली आपूर्ति हो भी रही है, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। सरकार भरोसा देती है कि कोयला संकट और गंभीर नहीं होगा, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री और रेल मंत्री के साथ अहम बैठक की। कोयले की निरंतर आपूर्ति के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कदमों के बीच ये हकीकत सामने है कि पारा 45 डिग्री के पार हो रहा है और बिजली घंटों तक नहीं आ रही है। आप सोचिए, गर्मी जो बढ़ रही है, बिजली जो कट रही है, तब आपका शरीर कितनी गर्मी सह सकता है? इंसानी शरीर किस हद तक गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है? चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमारे शरीर के अंदर का तंत्र, हमारे शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए काम करता है। और जब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तब मनुष्य के शरीर में दिमाग के पीछे का हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, यही शरीर के अंदर तापमान को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तापमान बढ़ने पर हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स भी चौड़ी हो जाती हैं ताकि खून ठीक से शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। पसीना निकलना, बहुत गर्मी पर मुंह खोलकर सांस लेना, खुली हवादार जगह पर जाना, ये सब मनुष्य के शरीर के भीतर बने वो सिस्टम हैं जिससे शरीर अपना तापमान नियंत्रित रखता है। लेकिन इसी तेज गर्मी में जो अनियंत्रित है, जो अविकसित है, जो अब भी बेहद बेहद दर्दनाक है, वो पानी के लिए हमारे देश के गांवों में महिलाओं का संघर्ष है। इस रिपोर्ट को आप अपनी समस्या मानकर देखिए। इस रिपोर्ट को आप खुद ये महसूस करते हुए देखिए कि आपके साथ कहीं ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते? क्योंकि तेज होती गर्मी में छू मंतर सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि साफ पानी भी छू मंतर ही है। सिर पर पानी का डिब्बा, ऊंचाई की तरफ चढ़ाई, सधे हुए कदम, समझ लीजिए कि प्यासी जिंदगी की कोई पूछे क्या पहचान, तो कहिए सिर पर पानी का संकट और मुश्किल में जान। तापमान जब सूरज का आपका इम्तिहान जमीन पर लेने लगा हो, जब ड्राइंग रूम से बाहर निकलना एक बड़ी आबादी को शहरों की अग्नि परीक्षा लगने लगा हो, तब ये पानी के कटीले संकट की तस्वीरें हैं, जहां घर की बच्चियों और महिलाओं के सिर पर ही उस जिम्मेदारी का बोझ दशकों से चढ़ा हुआ, जिसे पूरा करने का काम सरकारों का है, जिम्मेदारी पानी साफ देने की। अभी इस खबर को देखते हुए बस पल भर के लिए सोचिए कि यूं ऑफिस जाने से पहले आपको पानी भरकर सिर पर लाना पड़े तो क्या आप कर पाएंगे? सोचिए पूनम जैसी महिलाओं के बारे में, जो शादी के बाद इस गांव में आकर सबसे बड़ी समस्या से गर्मी में जूझ रही है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या आएगी और गर्मी बहुत है, तो 1-2 किलोमीटर से दूर हमें पानी लाना पड़ता है। बहुत समस्या आती है, सुबह सुबह जाना पड़ता है और फिर पानी खत्म हो जाता है तो फिर दोपहर में भी जाना पड़ता है, गर्मी में धूप में।
2-3 किलोमीटर से दूर लाना पड़ता है और वहाँ पे खत्म हो जाता है तो फिर और दूर से जाना पड़ता है, वेस्टर्न चलाना पड़ता है, वेस्टर्न भी बन देंगे तो इसलिए बहुत समस्या आती है पानी की। अब तो 2 किलोमीटर में भरिया, थोड़ा दिन बाद में 5 किलोमीटर में भरेंगे और जिसके बाद के में नहीं भरे तो क्या पिए बल्डा में। रिसर्च बताती कि राजस्थान समेत कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में करोड़ों महिलाओं को आज भी साफ पानी के लिए रोज कम से कम 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। फिटनेस वॉच पहनकर शहरों में हर किलोमीटर पैदल चलने का स्टेटस अपडेट करने वाले दौर में अगर ये महिलाएं भी रोज पानी लेने जाने और लौटने को नापने लगे तो ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिस पर व्यवस्थाओं को लाज आएगी। बाल बच्चा को पानी ले जाने पिलाने का भी मुसीबत है। सरकार से आपने कोई मदद नहीं मांगी? कोई नहीं बोली। उनको गरज पड़ती है जब वापस दौड़ के आ जाते हैं, फिर गरज निकल जाती है, वापस नट जाते। वोट लेने आते हैं तो बहुत साल से, कम से कम तो हो गया 50-60 साल। अभी सारी महिलाएं सुबह से ही पानी लेने के लिए जाती है कुएं पर, इधर उधर कम से कम 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर से पानी लाती है। अभी तो 2 किलोमीटर से ला रही, फिर बागरी खड़ा पास में गांव है 3 किलोमीटर, फिर वहां से पानी लाना पड़ेगा। जिस गर्मी में तमाम सरकारें ये संदेश प्रचारित करती हैं कि घर में रहिए, धूप में मत निकलिए, उन्हीं संदेशों को आईना दिखाती है ये तस्वीर जहां गांवों में चढ़ते सूरज के नीचे गर्मी झेलते हुए पानी लाने जाना मजबूरी है। उस कुएं तक जो आखिरी आसरा बचता है पानी लाने का। जो पुरुष हैं, जो संपन्न हैं, वो मोटरसाइकिल पर डिब्बों में पानी टांग कर ले आते हैं। जो संपन्न नहीं, जो पुरुष नहीं, उनके जिम्मे सिर्फ मेहनत लिखी है पैदल चलकर पानी लाने की। बुखार भरी पानी लेके बच्चे को पिलाऊं, क्या पिलाऊं? नहीं घर पे पानी बनने के लिए नहीं जाओ, पग लेके बैठ जाओ तो पानी के साथ प्यास मर जाते, तो पानी भी पिलाना पड़े बाल बच्चे को। हमारे पानी के नहाने धोने का पानी नहीं मिलता है हमारे को, ऐसे वोट लेना है कि उनको फिर पानी जो है हमारे गाँव में फिर हम ऐसे रहे, किसी को भी नहीं मिलेगा। सरकार से विनती करो आप। सरकार से विनती कर ली, कोई भी नहीं सुना। जोड़ के कह दिया पाँव फिर जोड़ के निवेदन है, हमारा पानी की सहायता होनी चाहिए हमें। गाँव वाले तो हमारी हाथ जोड़ के विनती करते हैं उनसे, सबसे सरकार भी नहीं सुन रही है हमारी। अरे वोट के चक्कर सुने करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, फिर हाथ जोड़ के निवेदन है सर, हमारी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को नहलाएगा, हम नहाएगा, हम पानी पी ले। ये कहानी मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के बहुत दूर के गांवों की नहीं, उन्हीं जगहों की है जहां सड़क पहुंची, बिजली पहुंची, लेकिन पानी पहुंचना बाकी रह गया। एक नहीं, यहाँ के कई गांवों की ये समस्या है। पानी चाहिए तो पैदल चलो। ये महिलाएं रोज मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के इस पलड़ा गांव की 2500 आबादी की हैं, जो श्रम करती हैं, जिसकी कीमत कोई नहीं। ना तो इस श्रम का पैसा मिलता है, ऊपर से मजदूरी करने का वक्त न मिलने के कारण वो मजदूरी भी छिन जाती है। 1947 से देश आजाद हुआ था सर, जब से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग आते हैं, जाते हैं, सांसद आते हैं, विधायक जी आते हैं, उनका वोट लेने के लिए 6 महीने पहले से चलते। सबको बोला सर, सबको आवेदन दे रखा है सर। इस पायरी में जो बंजारा समाज के जो समस्या है पानी की, इतनी समस्या सर किसी को नहीं है। बागरी खेड़ा जाते 2 किलोमीटर पहाड़ के नीचे उतर के भाई बहन, तो औरत तो पानी भर के लाना पड़े बच्चा बच्ची के लिए सर, बहुत परेशानी है सर। इसको सांसद जी को हमने महेंद्र सोलंकी को 10-10 आवेदन दे दिया, मंडल अध्यक्ष को दे दिया राजन सिंह को, गोविंद सिंह जिला अध्यक्ष बरखेड़े वाले को मैंने 10 बार फोन कर दिया सर। जहाँ पर सारे की सारे हैंडपंप सूख जाते हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति निर्मित होती है, तो हम वहाँ पर नवीन नलकूप खनन कराते हैं और अभी भी हमारे यहाँ पर नलकूप खनन का काम चल रहा है। और जैसे मान लो कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम जो भी वहाँ पर प्राइवेट सोर्स होता है, उस सोर्स से पाइपलाइन के माध्यम से या मोटर डाल करके उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। आजादी के बाद जिन गांवों में कभी पानी नहीं पहुंचा, वहां 2024 के अंत तक हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इंतजार है उसी पल का जब गर्मियों में कम से कम इन महिलाओं को पानी के लिए पैदल परिक्रमा न करनी पड़े। प्रमोद कुमार, आगर मालवा, आज तक। छूमंतर। अब अगली कहानी उस भ्रष्टाचार की है जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए दिल्ली से भेजो तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे भ्रष्टाचार में छूमंतर उस जमाने में हो जाया करते थे।
अब उसी करप्शन को छू मंतर करके खत्म करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? वो कौन सा पंजा था? हथेली पर उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भ्रष्टाचार को गोल करके छूमंतर करने का हवाला दिया जो देश में पहले होता आया। 1985 की बात है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओडिशा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले में दौरे पर थे। तब राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है, लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ तत्कालीन पीएम राजीव गांधी योजनाओं के लिए भेजे गए पैसे के बीच में ही करप्शन खोरों के हाथों खत्म हो जाने का जिक्र कर रहे थे। भारत की छवि लंबे वक्त तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच भी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की रही। तब उन्हीं भारतीयों के बीच 3 देशों के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दूर होने की बात बर्लिन में कहते हैं। वही देश हैं जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहाँ देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। नतीजे बेहतर मिलने का सबूत यह है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सीधे खाते में पैसा भेजने की स्कीम से देश में 2015 से 2021 के बीच करीब 2,23,000 करोड़ रुपए की उस रकम को बचा लिया गया जो भ्रष्टाचारी खा जाते। ये 2,23,000 करोड़ रुपए बच पाए 56 मंत्रालय की 422 योजनाओं से जुड़े लोगों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर करने वाली नीति से, जिसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम करना ये देश के हित में नहीं है। ये वहाँ के जो डायस्पोरा हमारे सिटीजन्स हैं, यहाँ से जो गए हुए लोग हैं, उनके सामने ये बात ऐसी बोल के वो फिर भी अपने वोट कैसा हासिल करना, यही तैयारी उनकी है। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था? जो 85 पैसा घिस लेता था। हर 1 रुपए में जिस 85 पैसे को भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाने से बचाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसका आंकड़ा यह है कि सीधे लाभार्थियों के खातों में योजनाओं का पैसा भेजकर अकेले 2021 में ही
44,572 करोड़ रुपए के करप्शन को रोका गया। 2015 से 2021 के बीच राशन गरीबों को देने की योजना में 3,99,00,000 फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाया गया और 1,02,000 करोड़ रुपए को भ्रष्टाचारियों के पेट में जाने से बचाया गया। एलपीजी सिलेंडर की योजना में 4,11,00,000 फर्जी लाभार्थी हटाए गए और 72,910 करोड़ रुपए का करप्शन रोका गया। मनरेगा में भी नकली लाभार्थियों को हटाकर 33,475 करोड़ रुपए बचाए गए। सब्सिडी पर खाद देने की योजना में भी फर्जीवाड़ा रोककर 10,000 करोड़ रुपए का करप्शन रोका जाता है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ये सब संभव हुआ है जैम ट्रिनिटी यानी वो त्रिकोण जिसमें योजनाओं का लाभ पाने वाले गरीबों का जनधन खाता खुला। उस जनधन खाते को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक किया गया, जिससे पैसा खाने वाले फर्जी कार्ड धारक किनारे होते गए और सीधे असली लाभार्थी के खाते में ही सब्सिडी और तमाम योजनाओं का पैसा पहुंचता है। आज तक ब्यूरो। करप्शन सरकारी योजनाओं से दूर हुआ, लेकिन वर्षों तक पंजाब सरकार के अधीन और अब केंद्र शासित प्रदेश का सरकारी मेडिकल कॉलेज से भ्रष्टाचार छूमंतर न होने की कहानी सामने आई। चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैसे खाने की मानिए इंतहा हो गई, जहां खराब एक्सपायर हो चुकी टेस्ट किट से गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों की जांच करा दी गई। सैकड़ों करोड़ रुपए की सरकारी सहायता पाने वाली ऊंची ऊंची इमारतों के भीतर भ्रष्टाचार का ऐसा पाताल लोक मिला, जहां चंडीगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज कराने आने वाली गरीब जरूरतमंदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। जिस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और जन्म लेने वाले बच्चों की जान को जोखिम में डाला गया, जहां हजारों महिलाओं नवजात बच्चों की सांसों के साथ खिलवाड़ के भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया, उस अस्पताल के जेनेटिक सेंटर तक आज तक संवाददाता मंजीत सहगल पहुंचकर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पहले मसले को समझ लीजिए। चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जेनेटिक्स विभाग ने गर्भवती महिलाओं का न्यूरल ट्यूब यानी तंत्रिका नली की खराबी और शिशुओं की 3 जन्मजात बीमारियों का पता लगाने वाले करीब 45,000 टेस्ट ऐसी किट से कर दिए जो खराब थी, इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, जिनका इस्तेमाल करने में नतीजा गलत आना तय था। आप कहेंगे क्यों? वजह संवाददाता मंजीत सहगल से ही सुनिए। मेरे पीछे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये वही जेनेटिक सेंटर है, जहां साल 2016 से 2021 के बीच में 45,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इनमें से 8,000 से ज्यादा टेस्ट गर्भवती महिलाओं के और 36,000 से ज्यादा टेस्ट शिशुओं के थे। इन टेस्ट में 500 से ज्यादा एक्सपायर्ड मेडिकल किट्स का इस्तेमाल हुआ, जिनको विदेशों से आयात किया गया था। प्रति टेस्ट 250 रुपए लेकर हजारों गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ, जहां तय था कि एक्सपायर्ड टेस्ट किट के इस्तेमाल से बीमारी का पता ही नहीं चलना। अस्पताल प्रबंधन तक को हजारों माओ और जन्म लेने वाले बच्चों को जीवन भर का दंश देने वाले करप्शन का पता है, लेकिन सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके सच सामने लाने वाले एमएम कालरा का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये हमारी नॉलेज में है कि ऐसी कुछ किट्स शायद यूज हुई हैं और उसके लिए जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इसमें देख रही है, सारे मामले को देख रही है, छानबीन कर रही है, और जैसे ही उसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी तो हम आपको फर्दर इसके बारे में बता सकेंगे। जहाँ तक एक्शन का सवाल है, उसके बारे में अभी ये जा रहे हैं कि इन प्रोसेस है। मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन मांगी तो वो कभी अभी एक्शन नहीं लिया, इन प्रोसेस है। इसमें कम से कम 3-4 महीने हो रहे हैं, अभी तक प्रोसेस में चल रहा। इस केस को जो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दबाने का प्रयास किया है। 6 साल तक खराब किट से जांच कराने वाले इस मेडिकल कॉलेज में 6 महीने से अब जांच के नाम पर खाना पूर्ति चल रही है। दोषी सजा पाएं और खराब हो चुकी टेस्ट किट से जांच के कारण प्रभावित हुए मरीज और बच्चों को मुआवजा दिया जाए,
ये दस्तक आप दीजिए। मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।